गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में यानी कि आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आगरे का ताजमहल। आगरे का ताजमहल। ताजमहल के बारे में अब हम बात करेंगे कि ताजमहल में क्या क्या खास है। ताजमहल जो हम देखने जाते हैं, लोग दुनिया के लोग देखने जाते हैं, उसमें ऐसा क्या है जो सब लोग उसे देखने जाते हैं। आगरे का जो ताजमहल है वो अजूबे हैं, जो 7 खासकर चीजें हैं। आगरे का ताजमहल उसी में से एक माना जाता है। तो आइए जानते हैं आगरे के ताजमहल के बारे में। ये हमारी हिंदी की पुस्तिका का अध्याय 3 है, जिसका शीर्षक है आगरे का ताज। इसका पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। पत्र शैली में लिखा हुआ प्रस्तुत पाठ यात्रा वृतांत के साथ साथ राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल के सौंदर्य की गाथा है। पत्र शैली यानी कि यहाँ पे जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं, ये बात अलग है कि आज की डेट में कोई भी किसी को पत्र नहीं तो सभी सीधा कॉल करते हैं, फोन करते हैं, उन्हें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैसेज करते हैं। लेकिन एक समय था जब एक व्यक्ति अपने किसी जानकार से बातचीत करने के लिए, अपनी कोई बात उसे बताने के लिए बकायदा पेपर पेन लेकर उस पर लिख कर, हाथों से लिख कर उसे पत्र लिखता था। जो भी मन की बात थी, किसी चीज के बारे में बताना है, कोई अपना समाचार देना, उसे लिख कर भेजता था। तो इस अध्याय में यानी आगरे के ताज में हम पत्र वाली शैली को ही देखेंगे। और ये एक यात्रा वृतांत है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी यात्रा के बारे में बताया गया कि यात्रा के में क्या क्या देखा, कहाँ पे क्या देखा, क्या अच्छा लगा, उस सभी को उसके अंदर बताया गया है। और उससे बड़ी बात कि ये जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है ताजमहल, उसके बारे में भी, उसके सौंदर्य की, उसकी खासकर बातों के बारे में हमें बताता है। प्रस्तुत पाठ में विश्व के 7 आश्चर्य यानी कि विश्व के अंदर 7 आश्चर्य, 7 ऐसी चीजें जो कि बेहद ही आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। और जो आगरे का ताजमहल है वो भी इन्हीं में से एक है। 7 आश्चर्य में शामिल ताजमहल के अद्वितीय सौंदर्य एवं आगरा की अन्य प्रसिद्ध इमारतों की जानकारी से अवगत कराया गया है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम जो आगरा है, आगरा जो शहर है, वहाँ की जो खास खास चीजें हैं, ताजमहल है या फिर कोई अन्य इमारत है, उसके बारे में क्या क्या खास बात है वो हम इस पाठ को पढ़ने के बाद सारी जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं आगरे का ताज। कमला नगर, नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2015। प्रिय मित्र अनुपम। यहाँ पे एक बच्चे ने अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है, जो कमला नगर में, नई दिल्ली में रहता है। और कब लिखा है? उसने लिखा है 8 मार्च को 2015 में। और मित्र का नाम क्या है? अनुपम। अब देखिए पत्र कितनी शालीनता से लिखा गया है। एक एक बात पूरी तरीके से बताई गई है। पूरे यात्रा का वृतांत, ऐसे कुछ भी नहीं जो यात्रा में छूट गया, जो कि एक मित्र दूसरे मित्र को बताना भूल गया। एक एक चीज का बड़ी ही सलीके से इसके अंदर वर्णन किया गया है। आशा है तुम स्वस्थ और सुखी हो। पिछले सप्ताह 1 मार्च 2015 को हम सब परिवार आगरा की सैर पर गए। आशा है तुम स्वस्थ एवं सुखी होगे। पिछले सप्ताह 1 मार्च 2015 को हम सब परिवार आगरा की सैर पर गए। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सभी बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है कि पत्र लिखना भी सीख जाएंगे। अगर आपको कोई पत्र लिखना पड़े तो पत्र आप कैसे लिखेंगे, इस पाठ को पढ़ने के बाद ये एक खास बात भी है जो आप सीख जाएंगे। तो बच्चे ने क्या कहा है कि भाई तुम, आशा की मैं उम्मीद करता हूँ तुम स्वस्थ रहो, तुम्हें कोई बीमार ना हो, तुम बिल्कुल सेहतमंद रहो और सुखी रहो, तुम्हें कोई परेशानी को कष्ट ना हो। फिर उसने अपने बारे में बताया कि मैं जो है 1 मार्च 2015 को अपने पूरी फैमिली के साथ आगरा की सैर पर गया था। आगरा की सैर का हमने खूब आनंद लिया। उस यात्रा वृतांत में पत्र में लिख रहा हूँ। उसने क्या कहा कि मैं आगरा की सैर पर गया था अपनी फैमिली के साथ, और वहां पे हमने खूब मजे की, और वहां पे जो भी कुछ हमने देखा वो सब कुछ मैं पत्र के अंदर लिख रहा हूँ। दिनांक 1 मार्च 2015 को प्रातः तैयार होकर हम टैक्सी द्वारा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए रवाना हुए, परंतु रास्ते में जाम लगने के कारण लेट हो गए। हम सब गाड़ी छूट जाने के डर से परेशान थे। गाड़ी छूटने से 2 मिनट पहले ही हम पहुंचे। हमारी सीटें आरक्षित थी। जैसे ही हमने रेल के डिब्बे में प्रवेश किया, गाड़ी चल पड़ी। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। सबने चैन की सांस ली। 1 मार्च 2015 को सब लोग तैयार होकर सुबह सुबह टैक्सी से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन चले गए। ये रेलवे स्टेशन का नाम है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। और लेकिन रास्ते में जाम बहुत था, ट्रैफिक जाम था, और इस वजह से जो है स्टेशन जाने में उन्हें देर हो गई। लेकिन गाड़ी छूटने से, ट्रेन चलने सिर्फ 2 मिनट पहले सभी के सभी ट्रेन में बैठ गए। और ट्रेन में बैठने ही गाड़ी जो थी चल पड़ी। और जो ट्रेन के अंदर लंबा सफर था, तो उन्होंने क्या किया था, जो ट्रेन में सीटें थी उन्हें रिजर्वेशन करवा लेता, सीटें अपने आरक्षित करवा लेते, और इसी वजह से उन्हें ट्रेन में पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई, और सभी आराम से अपने अपनी सीटों पर बैठ गए। सबने चैन की सांस लेके, चलो भाई हम बेशक लेट हुए लेकिन समय से ट्रेन में पहुंच गए। ताज एक्सप्रेस के डिब्बे सुंदर और उसकी सीटें गद्देदार थी।
जो ताज एक्सप्रेस थी, यानी कि जो ट्रेन दिल्ली से आगरा जा रही थी, वो जो ताज एक्सप्रेस, उसके डिब्बे कहते हैं बहुत ही सुंदर थे, और उसकी जो बैठने वाली सीटें थी बहुत ही मुलायम थी, गद्देदार थी। दीदी तो पत्रिका पढ़ने लगी, मैं बाहर के दृश्यों का आनंद उठाने लगा। हरे भरे वृक्ष दौड़ते दिखाई दिए, खेतों में हरियाली थी, ईख के खेत भी पीछे की तरफ भाग रहे थे। जब हम ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन आगे चल पड़ती तो हमें लगता है कि सभी को पीछे की तरफ भाग रहा है। वैसे जब सभी लोग ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो जो पत्र लिखने वाला है उसने क्या कहा, पत्र लिखने वाले मित्र ने क्या कहा कि मेरी जो दीदी है वो किताब पढ़ने के लिए बैठ गई और मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। मुझे खिड़की से बाहर देखते हुए ऐसा लगा कि सब कुछ जो पेड़ पौधे सभी को पीछे पीछे भाग रहे हैं, सारे खेत जो गन्ने के पेड़ हैं सारे खेत पीछे भाग रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन चलकर गाड़ी मथुरा जंक्शन पर रुकी। कहाँ रुकी? जब हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गाड़ी चली तो सीधा वो मथुरा जाकर रुकी। और स्टेशन रुकने के बाद क्या हुआ, खुमचे वालों की भीड़ डिब्बों के सामने जम गई। मथुरा के पेड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं, किसी ने तेज आवाज लगाई। मथुरा के पेड़े, दीदी उछल पड़ी, पत्रिका को उसने एक और पटक दिया। अब स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन रुकती है, वहाँ पे जो लोग सामान बेचने वाले होते हैं, खाने पीने के, किताब कॉपी पानी जो बेचने वाले हैं, वो लोग जोर जोर से डिब्बों के सामने आके भीड़ लगाते, चिल्लाना शुरू करते हैं। भाई जो भी सामान बेचे उसका नाम लेके कि ये सामान, जैसे मतलब हम लोग पेड़े बेचते तो चिल्लाने लगे पेड़े ले लो पेड़े ले लो, और सभी अपने सामान को आवाज़ लगाकर बेचते हैं। तो तभी किसी ने जोर से आवाज़ लगाई कि मथुरा के पेड़े, और सभी को पता है कि भाई मथुरा के पेड़े जो बहुत ही स्वादिष्ट माने जाते हैं। और मथुरा के पेड़े की आवाज़ सुनते ही दीदी जो है बहुत जोर से उछल गई, यानी खुशी से उछल गई, मथुरा के पेड़े सुन के खुश हो गई। और उसने क्या, किताब जो पढ़ रही थी उसको एक और साइड में पटक दिया। हमने पेड़ों का एक डिब्बा लिया, मम्मी ने खुमचे वाले को पैसे दिए, दीदी ने सबको पेड़े दिए। हमने बड़े मजे से मथुरा के पेड़े खाए, गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में मथुरा के कई मंदिर भी दिखाई पड़े, किसी मंदिर से भजन तो कहीं से कीर्तन तो किसी से प्रवचन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। क्या वो जब जब ट्रेन मथुरा रेलवे स्टेशन पर रुकी और वहाँ पे खोमचे वाले आने लगे तो उन्होंने क्या किया, मथुरा का जो पेड़ा है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और उन्होंने मथुरा के पेड़े का एक डिब्बा ले लिया। और उनकी मम्मी ने क्या किया, जो पैसे जो पेड़े बेचने वाला था उसको पैसे दे दिए, और उन सभी ने पेड़े जो है मिल बांटे खाए, और वो बड़े ही मज़े से करते हुए ट्रेन में आगे बढ़ने लगे। जब ट्रेन मथुरा से आगे निकलने लगी तो उन्हें वहाँ पे बहुत से मंदिर भी दिखाई पड़े, और किसी मंदिर से भजन की, कीर्तन की या प्रवचन की आवाज़ें सुनाई देती, यानी कि मंदिरों में दिन के समय में जो सुबह का समय था भजन कीर्तन प्रवचन हो रहे थे, और उसमें जो स्पीकर लगे थे उनकी वजह से जो आवाज़ें जो है दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। शीघ्र ही गाड़ी आगरा छावनी पर रुकी। कहाँ रुकी? आगरा छावनी, यानी आगरा स्टेशन पर गाड़ी पहुंच गई। शीघ्र ही गाड़ी आगरा छावनी पर रुकी, यानी कि जो ट्रेन थी वो दिल्ली से मथुरा और मथुरा से होते हुए आगरा पहुंच गई। पिताजी ने दिन भर के लिए टैक्सी किराए पर ले ली और सबसे पहले हम ताजमहल देखने पहुंच गए। उन्होंने क्या किया, पिताजी ने सबसे पहले टैक्सी बुक कर ली, दिन भर के लिए किराए पर ले ली, जो उन्हें हर जगह पर घुमा दे, और सबसे पहले वो लोग ताजमहल देखने चले गए। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। विश्व के 7 आश्चर्य, यानी विश्व में 7 आश्चर्य हैं, उन 7 में जो है ताजमहल उनमें से एक है, यानी सबसे बहुत ही खूबसूरत ये ताजमहल है। इसके चारों किनारों पर 4 मीनारें हैं। ताजमहल है, इसके चारों किनारों पर 4 साइड जो 4 मीनारें बनी हुई हैं। सफेद संगमरमर से बनी मीनारें अत्यंत सुंदर लगती है, और जो संगमरमर बिल्कुल सफेद संगमरमर से जो ताजमहल है किससे बना, बिल्कुल सफेद दूध जैसे संगमरमर से बना हुआ है, और इसकी जो चारों किनारे बहुत ऊंची ऊंची हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। इनकी ऊंचाई ने इन्हें और भी भव्य बना दिया है। ताजमहल का मध्य वाला गुंबद ताजमहल की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, यानी कि जो ताजमहल है उसमें 4 है तो 4 गुंबद है, लेकिन एक बीच में भी गुंबद है, और जो बीच का गुंबद है सबसे ही सुंदर है। इसकी वजह से जो ताजमहल उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना सुंदर लगता है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ताजमहल के प्रांगण में हरी घास और सुंदर पौधों के बीच फव्वारों का आनंद तो बस देखते ही लिया जा सकता है। ताजमहल के प्रांगण, यानी इसका जो आंगन, जो खुला वाला जो हिस्सा है, जो जिसे हम आंगन कहते हैं, प्रांगण कहते हैं, वहाँ पे हरी घास है और सुंदर सुंदर पौधे लगे फूलों के, और वहाँ उनके बीच में जो पानी का फव्वारा लगा हुआ है उसमें से पानी निकल रहा है, उसको देखकर तो बस मन खुश होता है, इतना सुंदर लगता है वो, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अब इतनी सुंदर इमारत को बनाने में देखिए कितना खर्च लगा, कितने लोग लगे हैं। इसे बनवाने में 20,000 मजदूर, एक दो मजदूर भी नहीं, 10-20 नहीं, 100-50 नहीं, कितने, 20,000 मजदूर। तो आप कल्पना कीजिए कि 20,000 मजदूरों ने मिलकर अगर काम किया है, और शिल्पकार 22 वर्ष तक लगे रहे, और 3.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। यानी सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूर लगे,
22 साल तक इन्होंने, जो शिल्पकार थे, जो नक्काशी करने वाले थे, जो फूल पत्तियां बनाने वाले थे, 22 साल तक लगातार उसमें लगे रहे और उसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो आप कल्पना करके देखिए, इतना खर्च, इतने मजदूर, इतने शिल्पकारों, कितनी सुंदर, कितनी भव्य इमारत का निर्माण किया होगा। यहाँ विदेशी पर्यटकों की भीड़ थी। एक जापानी पर्यटक से हमने अंग्रेजी भाषा में बातें की। दीदी ने उन्हें बताया कि मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। तो वहाँ पे जो है देखिए, ताजमहल इतनी सुंदर इमारत है, इतने 7 आश्चर्यों में से एक है। तो दुनिया के हर एक प्रांत से लोग, हर एक देश के लोग से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर है वो। और जब वहाँ पे लोग देखने आते हैं तो दीदी ने क्या किया, एक जापानी, जो जापान से व्यक्ति था, उससे पर्यटक से बातचीत की, उससे अंग्रेजी भाषा में बात की। तो दीदी ने उन्हें बताया कि जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, क्योंकि शाहजहां अपनी बेगम जो मुमताज महल थी उसे बहुत ही प्यार करते थे और उसी प्यार के प्रतीक के रूप में उन्होंने ताजमहल को बनवाया। यही वजह है कि जो ताजमहल है वो प्यार के प्रतीक के रूप में आज भी जाना जाता है और सदियों तक जाना जाता रहेगा। बादशाह अपनी बेगम से बहुत प्रेम करता था। कहते हैं ताजमहल चांदनी की रात में बहुत सुंदर दिखता है। सच मानना मित्र, दिन में सूर्य की किरणों से ताजमहल नगीने से चमकता रहता है। यह इतना सुंदर है कि इसका चित्र या मॉडल भी इसकी सुंदरता की समानता नहीं कर सकता। इसके सामने अन्य सभी भवनों का सौंदर्य फीका पड़ जाता है। ये बात सच भी है कि जो ताजमहल है बहुत ही सुंदर है और अगर उसे रात में चांद की रोशनी में देखा जाए तो प्रॉपर वो चमकता है। ये बात सच है कि जो ताजमहल है अगर उसे रात की रोशनी में देखा जाए, है ना, तो चांद की रोशनी में ताजमहल इतना सुंदर चमकता है और इसे मैंने देखा भी है। और कभी आपको मौका लगे ताजमहल जाकर देखने का तो आप लोग जरूर जाइए और जाकर देखिए कि ताजमहल को 7वां आश्चर्य, 7 आश्चर्य से एक आश्चर्य मानते क्यों मानते हैं। उसकी जो सुंदरता है, उसकी चमक है, वो कितनी सुंदर है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि उससे जुड़ी हुई एक एक बात जो भी आपने आज तक सुनी है, पढ़ी है, जानी है, ताजमहल उन सबसे कहीं ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर है। इतना सुंदर है कि उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दिन में जब तो सूरज की रोशनी पड़ती है चमकता है और वैसे जब उसमें रात में चांद की रोशनी पड़ती है तो भी वो चमकता है। ऐसा तो जैसे उसमें मोती चमक रहे, इतनी सुंदर लगता है देखने में वो। और जो भी सभी बातें हमने आज तक जानी है, हमें लगता है कि नहीं वो सब बातें कम है, क्योंकि ताजमहल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यानी कि हमारे वर्णन से इसकी सुंदरता कहीं ज्यादा है। इसके पश्चात टैक्सी द्वारा हम आगरे का किला देखने गए, जिसे बादशाह अकबर ने यमुना नदी के किनारे बनवाया था। यह धनुष के आकार का है। कहाँ गए वो लोग? आगरे का किला देखने। से किसने बनवाया था? बादशाह अकबर ने यमुना नदी के किनारे पर बनवाया था, जो कि धनुष के आकार का है। धनुष आपने देखा जैसे धनुष होता है, उसके आकार का ये है किला, है आगरे का किला। ये लाल पत्थरों की इमारत है। ताजमहल सफेद पत्थरों की इमारत है और आगरे का किला लाल पत्थरों की इमारत है। इस किले में जहांगीरी महल अकबर की किला का नमूना है। जो अकबर का किला उसमें एक महल है छोटा, जहांगीरी महल, ये जो बहुत ही खास है। जब आपको कहीं मौका लगे जाने का तो आप जाकर देखिए कि कितना सुंदर है। इसकी सुंदरता जो है अद्भुत है। खास महल सफेद संगमरमर से बना शाहजहां की कला का आदर्श है। और जो खास महल है, उसके नाम से पता चला खास है, कुछ तो खास है। वो क्या? सफेद संगमरमर से बना हुआ, जो कि शाहजहां की कला, शाहजहां जो कला प्रेमी था, इतना सुंदर उसने बनवाया था, उसकी कला के जो नमूना है, उसी कला का आदर्श है शाहजहां का खास महल। खास महल के पास ही शीश महल है। देखिए, जहांगीरी महल, खास महल और ये शीश महल, ये सभी पास पास में। जब आप इनको जाए तो उन सभी को जरूर देखें। शीश महल है, ये शीशे से निर्मित सुंदर महल है। जो शीश महल है किससे बना हुआ? शीशे से बना हुआ, शीशे से निर्मित है। बहुत ही सुंदर महल। आप कल्पना कीजिए ऐसा महल जो शीशे से बना हो, कितना सुंदर होगा। इन महलों में चित्रकारी और नक्काशी बड़ी मनमोहक है। ये जो महल बना है, जो चित्रकारी बने, फूल पत्ते जो उसमें नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। आगरे के किले का एक अन्य आकर्षण मोती मस्जिद है। जो आगरा का किला है उसको खास एक और चीज उसमें क्या है? मोती मस्जिद, ये नाम है। यह भी संगमरमर से बनी और सजी हो। जो मोती मस्जिद है किससे बना? वो भी संगमरमर से बना हुआ, बहुत ही सुंदर है ये। इस पर कुरान शरीफ की आयतें भी अंकित की गई हैं। यानी कि कुरान में जो भी बातें लिखी गई है, जिसमें आयतें लिखी गई हैं, उन सभी को उन पत्थरों पर, संगमरमर के पत्थरों पर अंकित किया गया है। उनके ऊपर उनको लिखा गया है। जो संगमरमर के पत्थर है उस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। पच्चीकारी और नक्काशी से बने
बेल बूटे इसे और भी सुंदर बना देते हैं। यानी आयतों, कुरान की आयतों के अलावा जो इस पे सुंदर सुंदर फूल पत्तियां बनी हुई, बेल बूटे बनी, कलियां बनी है, वो इसे और भी सुंदर बना देते हैं। हम सभी इन महलों को देखकर दंग रह गए। वो इतने महल सुंदर है, उनमें जितनी उनकी जो सजावट है, जो उनका सौंदर्य है, जो नक्काशी है, वो इतने सुंदर बने हुए कि उन सभी उनको देखकर हैरान हो गए कि इतना सुंदर कैसे बनाया, कितनी मेहनत की है लोगों ने इसको बनाने में, इसको इतना सुंदर बना के रखा, इसकी हिफाजत की, इतनी मेहनत से इसको बनाया, बहुत ही सुंदर है ये सब कुछ। सैर सपाटा करते करते अब हम सचमुच थक गए थे, लेकिन अब सुबह ताजमहल देखा, फिर आगरे का किला देखा, उसमें शीश महल, खास महल, सब कुछ महल देखने बाद क्या तो थक जाता है इंसान। वैसे ही जो है यहाँ पे सभी थक गए थे और थके हारे टैक्सी के पास आ गए। रास्ते में एक होटल में जलपान यानी कुछ नाश्ता वगैरह किया और फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हो गए। आगरे का किला देखने के बाद सीधा फतेहपुर सीकरी चले गए। यहाँ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मजार पर कुछ लोग कव्वाली गा रहे थे। कहाँ पर गए वो? सूफी संत शेख चिल्ली की सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मजार पर गए। वहां पर उन्होंने देखा कुछ लोग कव्वालियां गा रहे हैं। हमने कुछ देर रुककर कव्वाली का आनंद लिया। कव्वाली का अगर आपको कभी सुनने का मौका मिले तो सुनिए, बहुत ही सुंदर थी, मन मोह लेती, इतनी सुंदर होती है कव्वालियां। तो वैसे ही यहाँ पे सभी लोगों ने बैठ के कव्वाली सुनी, थोड़ी देर रुके और आराम किया। पंचमहल और हवा महल में भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे क्या, पंचमहल और हवा महल, ये भी बहुत ही सुंदर है। लौटते हुए हम सभी राधा स्वामी मंदिर गए। कहाँ गए? जब सारे किले देखने के बाद जब वापस आने लगे सब लोग कहाँ गए? राधा स्वामी के मंदिर गए। यही पास में पर्यटकों के लिए भेंट वस्तुओं की कई दुकानें हैं और मंदिर के पास जैसे छोटा बाजार लगा होता है, वैसे ही बाजार में काफी सारी दुकानें थी जहाँ पे अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप सामान खरीद के ले जाते हैं, ताकि पहचान रहती है कि हम किसी मंदिर में कहीं घूमने गए थे, हम वहां से सामान लाए हैं। तो वैसे भेंट स्वरूप काफी चीजें मिलती हैं। यहाँ ताजमहल के सुंदर नमूने मिलते हैं। भाई अगर आगरा जाएं ताजमहल देखने और वहां से ताजमहल का नमूना ना मिलता है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ताजमहल इतना सुंदर इमारत है, इतनी सुंदर भव्य किला है कि उसके नमूने भी वहां पे मिलते हैं, जिससे लोग खरीद कर अपने अपने घर ले जाते हैं। नासिक गुड़िया भी मनमोहक होती है। बच्चों के खिलौने से दुकानें भरी पड़ी हैं। मम्मी पापा से कहकर तुम्हारे लिए ताजमहल का एक सुंदर नमूना यानी मॉडल लिया है, सुंदर नमूना मॉडल खरीद लिया है। तुम्हारी छोटी बहन मिनी के लिए ढोल बजाता भालू और नाश्ता बंदर भी ले लिया है। ये उपहार हम तुम्हारे जन्मदिन पर लेकर आएंगे। शेष मंगल है, विस्तृत बातें मिलने पर होंगी। तुम्हारा अभिनिमित रजत। अब जब फतेहपुर सीकरी चले गए वहां पर उन्होंने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मजार पर देखा, कुछ लोग कव्वाली गा रहे हैं, कव्वाली का उन्होंने आनंद लिया और वापस जब वहां से आगे और वहां जब आगे बढ़े तो उन्होंने पंचमहल और हवा महल भी देखा। ये सभी महल बहुत ही सुंदर थे। जब वापस लौटने लगे तो उन्होंने राधा स्वामी के मंदिर के वहां पे जो दूसरे देश से, दूसरी जगहों से लोग आए हुए होते हैं, उनके खरीदने के लिए भेंट स्वरूप जो सामान होते हैं वहां पर मिल रही होती है, ताकि लोग उन्हें खरीद के अपने अपने घर ले जाते हैं। ये पहचान होती, याद होती कि हम किसी स्थान पर कभी घूमने गए थे, वहां से हम फलानी चीज लेकर आए हैं। पहचान करने के लिए, याद रखने के लिए वहां पे सामान मिलता रहता है। और यहीं से उसने क्या लिया अपने दोस्त के लिए? ताजमहल का सुंदर नमूना यानी मॉडल ले लिया, छोटा सा ताजमहल ले लिया, एक नाचते हुए खिलौने ले लिए, ढोल बजाता हुआ भालू लिया, नाचता हुआ बंदर ले लिया और क्या कहा, ये जो भी हमने तोहफा तुम्हारे लिए लिया ये सभी हम सब कुछ तुम्हारे जन्मदिन पर लेकर तुम्हारे घर आएंगे। और शेष मंगल है कि बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बाकी सभी बातें जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुमसे करूंगा। ये पत्र लिखा था रजत ने। और किसको लिखा था ये पत्र? अनुपम को। ये पत्र, इस पत्र में रजत ने अनुपम को आगरा, अपने दिल्ली से लेकर आगरा जाने और फिर वापस आने तक की सभी बातों के बारे में बताया कि वह किस प्रकार से ट्रेन से होते हुए यमुना से घूमते हुए आगरा गए। आगरा में ताजमहल देखा, फिर आगरे का किला देखा, फिर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मजार पर गए, वहां पर उन्होंने पंचमहल देखा, हवा महल देखा, राधा स्वामी जी के मंदिर देखा और सभी बातें उसने अपने मित्र अनुपम को बताई। तो ये मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप आगरा और आगरा से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, ताजमहल या बाकी सभी किलों के बारे में आसानी से आप समझ गए। और जब भी आपको मौका लगे तो आप वहाँ जाकर इन्हें जरूर देखें, क्योंकि ये उन चीज़ों में से, उन आश्चर्यों में से एक है जो हमारे लिए गर्व की बात है। इन्हें जानना, इन्हें देखना हमारे लिए बहुत ही हैरानी कर देने वाली बात है। इनकी जो सजावट है, जो सुंदरता, वो हमें बहुत हैरान कर देती है। अब इस पाठ का उद्देश्य देखते हैं। प्रस्तुत पाठ ताजमहल की ऐसी छवि प्रस्तुत करता है कि पाठक उसे प्रत्यक्ष यानी बिल्कुल सामने सामने, फेस टू फेस देखने के लिए विवश हो जाता है। पाठन के उपरांत पाठक धरोहर के प्रति
इसके रख रखाव के प्रति निश्चय ही जागरूक हो जाएंगे। और इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो महल है हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, इन्हें संभाल के बचा के रखना हमारे लिए क्यों जरूरी, क्यों हम इन्हें बर्बाद नहीं करें। यदि हम इन्हें बर्बाद कर देते तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इन्हें देखने से भी वंचित हो जाएंगी। इतनी सुंदर नक्काशी, इतने सुंदर भव्य किलों के बारे में वे कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस पाठ को पढ़ने के बाद इस पाठ से जुड़ी हुई आगरा के ताजमहल के बारे में जो भी हमने बातें जानी हैं, जो हमने सीखी, आप उन्हें हमेशा याद रखेंगे। इस पाठ को पढ़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।